हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्जाम निडिवा। आपके अपने चैनल एग्जाम निडिवा पे मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ मैंने कैसे निकाला ये एग्जाम असिस्टेंट लोको पायलट का। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने ये कमेंट किया है, आप अपना स्ट्रैटेजी बताइए मैम। हालांकि मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके जो असिस्टेंट लोको पायलट ऐसा करके लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख ले, या टॉप वीडियोस ऐसे करके प्लेलिस्ट है, उसमें भी जाके देख सकते हैं सारे वीडियोस को। लेकिन चलिए इस वीडियो में मैं इन शॉर्ट बताने वाली हूँ मैंने कैसे निकाले इस एग्ज़ाम को। बिकॉज हर एग्ज़ाम को निकालने के लिए स्ट्रैटेजी होती है, या फिर ऐसा नहीं होता कि बिना पढ़े कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेता है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस, मेरा एफर्ट्स और मैं जो भी आप लोगों को बताती हूँ अच्छा लगता हो तो आप अपने चैनल एग्जाम निडिवा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो और लग रहा हो इससे आप लोगों को हेल्प मिल रही है या किसी और को हेल्प मिल रही है, तो वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो में क्या कमी रह जाती है और मुझे क्या सुधार करना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं, किस टाइप का वीडियो बनाऊं, और आप लोगों को मेरे वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, और आप लोगों के कितने सारे जितने भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कोई पढ़ाई नहीं की। इसका रीज़न आप लोगों को पता है, बिकॉज मैं बैंक पीओ का एग्ज़ाम देती थी, जिसकी वजह से मेरी एप्टीट्यूड और रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग हो गया। मैं साइंस बैकग्राउंड और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी, तो मेरा जनरल साइंस भी स्ट्रॉन्ग था, फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग था। हो गया। मैं इसी 3 पेपर के बदौलत मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, बेसिकली फिजिक्स के बदौलत ये एग्ज़ाम को क्रैक कर ली अच्छे मार्क्स से। और रही बात करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस आते थे, तो मैं एग्ज़ाम देती थी, मेंस देती थी बैंक पीओ का, तो करंट अफेयर्स अप टू डेट था। और जो चौथा देखा जाए इस एग्ज़ाम में मुझे हेल्प किया वो सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। तो मैं आप लोगों को भी बार बार यही बोलती हूँ, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिगिनर नहीं हैं, तो आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छा ही होगा। क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स में एसएससी हो, बैंक हो, स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, उसमें ये दोनों पेपर तो आते ही आते हैं। और एसएससी का एग्ज़ाम है तो जनरल साइंस भी आते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आप थोड़ा एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए इस एग्ज़ाम के लिए, मैथ्स को। और रही बात अगर साइंस पेपर में देखा जाए तो फिजिक्स को मैं सारे वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस ये इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बिना, इन 3 सब्जेक्ट के बिना आप ये एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि करंट अफेयर्स आपने नहीं रिवाइज किया हो, नहीं पढ़ा हो ज़्यादा, और ये तीनों पेपर अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। बिकॉज इस एग्ज़ाम में, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम में, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई भी पेपर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। और जनरल साइंस में देखा जाए तो फिजिक्स का जो रोल है, तो प्रीलिम्स में तो आप लोगों को सिलेबस पता ही है, जो CBT 1 का एग्ज़ाम होता है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस और जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आते। 1-2 स्टैटिक क्वेश्चन कुछ आ गए तो ठीक है, तो जीके इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब आपको नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वो जो आर्ट्स पेपर जितने भी हैं, आपको कोई पेपर इसके लिए नहीं पढ़ना है। और प्रीलिम्स में जो आते हैं CBT 1 में, वो करंट अफेयर्स आते हैं। हो सकता है आपका करंट अफेयर्स, अभी तो आपके लिए बहुत टाइम है, तो आप करंट अफेयर्स का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब भी वैकेंसीज आएगी उस दिन से, आप जिस दिन नोटिफिकेशन आती है आप उस दिन से करंट अफेयर्स को पढ़िए। अभी से इस एग्ज़ाम के लिए अगर अभी से पढ़ते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेशली उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, तो जिस दिन से नोटिफिकेशन निकले उस दिन से आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और उससे पहले सिर्फ आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस पे फोकस कीजिए। जनरल साइंस के लिए मैं बता चुकी हूँ, आपको NCERT पढ़ना है 6 से 10 तक का। फिजिक्स भी पढ़िए, केमिस्ट्री भी पढ़िए और बायो साइंस का भी पढ़िए। 6 से लेके 10th तक का बार बार रिवाइज कीजिए। नहीं हो रहा है तो कोई भी नोट्स बना लीजिए, उससे रिवाइज कीजिए। अगर ऐसा भी नहीं है तो कोई भी बुक्स जिसमें 6 से लेके 10th तक साइंस की हो, आप उसको पढ़िए। और रही बात, आप बुक्स के बारे में बार बार पूछते हैं, तो मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि बनाऊंगी वीडियो बनाऊंगी।
तो अगर तब तक तो मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि जनरल साइंस आप पढ़िए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बेस्ट कोई बुक नहीं है जनरल साइंस का, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। हो सकता है बाद में जब एग्जाम सामने रहेंगे आप उतने 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 5 साल की किताबें नहीं पढ़ पाओगे, और ये अगर पढ़ भी लिए तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, और अगर आप पढ़ भी लेते हो तो नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है फ्रेंड्स। और सबसे पहली बात, आप सिलेबस को देखिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग के। जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कोई भी बुक्स से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उससे एप्टीट्यूड बनाइए। सबसे पहले आपको बेसिक ठीक करना होगा, और अभी वैकेंसीज आने में तो भी थोड़ी टाइम है। और जो आप एक फिक्स बुक बोलते हैं यही बुक बनाऊंगा, वो बुक एग्जाम के टाइम में मतलब होता है जब नोटिफिकेशन आ जाए उस वक्त प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी कोई भी बेसिक बुक लीजिए और बनाइए एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस। नोटिफिकेशन आने के बाद करंट अफेयर्स को आप पढ़िए। मेरा स्ट्रेटजी इस एग्जाम्स के लिए यही था। मैं इसके लिए एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस इस तीनों पेपर को स्ट्रांग रखी थी। और CBT 2 में एक पेपर क्या हो जाता है उसमें इंक्लूड, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर आपने ITI किया हो, डिप्लोमा किया हो, BTech किया हो, तो उससे सिर्फ जो क्वेश्चन आते हैं 100 में 5 से 6 क्वेश्चन, तो वो आप CBT 1 करने के बाद पढ़िएगा। अगर आपके सोच लीजिए 90 क्वेश्चन अगर इधर आ रहा है एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस, और आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए अभी से सिर्फ उसी के लिए टाइम दे देते हैं, तो क्या फ़ायदा? पहले उस चीज़ पे टाइम दीजिए जिससे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो स्कोरिंग पेपर बार बार बता रहे हो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस है। अगर ये तीनों ठीक है तो आप ये एग्ज़ाम ईजिली कभी भी किसी वक्त भी निकाल सकते हैं। अगर कल वैकेंसीज आ जाए और आपके इस तीनों पेपर अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप ईजिली निकाल लोगे। और एक जो CBT 2 में होते हैं जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स तो आप तो प्रीलिम्स से पढ़ोगे ही, जब से नोटिफिकेशन आएंगी 8 से 9 महीने के करंट अफेयर्स आते हैं। करंट अफेयर्स के 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ इतना ही तो सिलेबस है। बस इतना ही रखिए कि जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस है उससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। आपकी प्रिपरेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप देर किस बात की, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नोटिफिकेशन आने में देर हो या कुछ भी हो। और इसके लिए मैं एक वीडियो बना दी हूँ, जो बेल आइकन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, कब नोटिफिकेशन आने वाली है। दूसरी प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी का भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और एक जो CBT 2 में आते हैं वो क्वालिफाई करना होता है। वो जो पेपर होते हैं, आपने BTech किया तो BTech के टेक्निकल पेपर होते हैं, ITI किया तो उसके पेपर होते हैं, और डिप्लोमा किया तो आपके ब्रांच जो भी है वो पेपर आते हैं उसमें। लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये भी है, अगर आपने 12th कर रखी है साइंस बैकग्राउंड से और आपका 12th में अगर फिजिक्स और मैथ्स है, तो आपको वो पेपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेक्निकल पेपर, अगर आपका वीक है टेक्निकल पेपर और आपने फिजिक्स और मैथ्स से 12th कर रखी है, तो आप फिजिक्स और मैथ्स ले लेना। बिकॉज मैं इस वजह से बता रही हूँ, मैंने फिजिक्स और मैथ्स लिया था बिकॉज मैं टेक्निकल पढ़ना छोड़ दी थी। बिकॉज मुझे BTech करने के बाद जनरल कंपटीशन में इधर का एग्ज़ाम दे रही थी, फिर मुझे लगा उतना सारा टेक्निकल पेपर पढ़ेंगे फिर देंगे, उससे अच्छा है कि फिजिक्स और मैथ्स ले लेती हूँ, क्योंकि वो तो लोग का प्रैक्टिस में ही होता है। वैसे लिखा होता है 11 से 12 के बीच का आएगा कि हाँ 11, 12 के फिजिक्स और मैथ्स, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं रहता एग्जाम में। वो जो लेवल रहता है ईजी ही रहता है। आप रख लीजिए तो 10th स्टैंडर्ड से थोड़ा सा हाई रहता है फिजिक्स और 10th स्टैंडर्ड के लगभग मैथ्स। और सबसे बड़ी बात है उसमें क्वालिफाई ही तो करना है। कुछ क्वेश्चंस हाँ टफ ज़रूर होते हैं, लेकिन आप उसको छोड़ दीजिएगा उसमें। अगर आप फिजिक्स और मैथ्स ले लेते हैं तो वो आपके लिए, अगर आपका है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इधर भी आपने फिजिक्स पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, वही आपके वो जो डिपार्टमेंटल, वो जो टेक्निकल पेपर आते हैं CBT 2 में पार्ट B में, वो आपका कवर हो जाएगा। और एक जो पेपर होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो आपको नहीं सबको डर लगा रहता है। इधर अभी रेलवे NTPC का एग्ज़ाम है, उसमें भी कुछ पोस्ट के लिए साइकोमेट्रिक देना होता है, फिर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी देना होता है। तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन आते ही मैं उसका क्लास स्टार्ट करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि ईजी वे से आप साइकोमेट्रिक को कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है। मैं तो उसके लिए अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन टाइम दी थी, 1 दिन, और 1 दिन मैं टेस्ट लगाए थे, सिर्फ 2 दिन, और अच्छा खासा स्कोर की थी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक और टिप्स ज़रूर दूंगी।
और रही बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको क्लासेस चाहिए कि हाँ कि कैसे इजी वे से क्रैक कर लूँ कम टाइम पे, और उसके लिए कोई गाइडेंस कि मैं क्लास स्टार्ट करूँ, आप लोगों को एप्टीट्यूड बताऊँ, रीजनिंग बताऊँ, जनरल साइंस बताऊँ, ये सब, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट पे क्लास चाहिए। मैं यूट्यूब पे ज़रूर वीडियोस लाऊंगी उन सारे सब्जेक्ट पे। और दूसरी बात, इस एग्ज़ाम का खासियत ये है, अगर आप बैंक पीओ में जाते हैं, बैंक का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी का देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम या स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, उस सारे एग्ज़ाम में सारे बच्चे आ जाते हैं, सारे जितने भी, अगर इंडिया का जितने बच्चे। लेकिन इस एग्ज़ाम में क्या है, कुछ बच्चों का मतलब छट जाते, कुछ बच्चे जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड से वही बैठ सकते हैं, तो थोड़ा उस एग्ज़ाम से इस एग्ज़ाम मतलब कंपटीशन ईजी हो जाता है, बिकॉज सिर्फ टेक्निकल हैंड के बच्चे ही है ना। और टेक्निकल हैंड के जितने सारे बच्चे, वो ऐसा नहीं कि 50 साल से पढ़े जा रहे ऐसा नहीं होता है। हर कोई इंस्टेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। और रेलवे के एग्ज़ाम का क्या है कि 4 साल ऐसा इंटरवल में वैकेंसीज आते हैं, तो बच्चे ऐसा नहीं कि 4 साल से घिसा पिटा पढ़ रहे हैं, सब कोई अचानक से स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से बस आपका स्मार्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। घिसा पिटा, अगर असिस्टेंट लोको पायलट का आप एग्ज़ाम देखें तो कोई घिसा पिटा पैटर्न नहीं है, कोई भी वैसा नहीं है जी के पूछा जा रहा है एकदम घिसा पिटा, वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सेंस अप्लाई करना है, थोड़ा स्मार्टली पढ़ना है, और बेस ठीक होना चाहिए। बार बार मैं बोल रही हूँ बेस मतलब आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि एप्टीट्यूड बनाने आना चाहिए। फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं, इसलिए बार बार मैं बोलती हूँ कि आप एप्टीट्यूड और फिजिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले, जब वैकेंसीज आए तो आपको उस 2 पेपर का जरा भी बिल्कुल भी टेंशन ना हो। बिकॉज अगर आप उस 2 पेपर को ठीक नहीं करते हैं, मैथ्स और फिजिक्स को, तो आप एग्जाम टाइम हो सकता है 2 महीना में ठीक नहीं कर पाएँ और आप इस एग्ज़ाम से चूक जाएँ। तो इस वजह से पूरी अभी से जिसको भी ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, आप एप्टीट्यूड और फिजिक्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए। जो भी क्वेश्चन साइंस से भी आते हैं, फिजिक्स में जो होता है थोड़ा घुमा फिरा के आता है, मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड करा रही हूँ, बिकॉज मैंने इस एग्ज़ाम को दिया है और क्रैक भी किया है। बिकॉज आप लोगों को पता ही है, मैं हूँ एक लेडी असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में, जो मैंने जो 2009 मेरी जो ज्वाइनिंग हुई 2019 में हुई है ट्रेनिंग में, और ये जो वैकेंसीज आई थी 18 स्टार्टिंग में आई थी 2018 में। तो मैं हाल फिलहाल एग्ज़ाम दी हूँ, मुझे पैटर्न भी पता है, और मैं क्लासेस आप लोगों को कराऊंगी, उसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।